अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है कि तुर्की जो है बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था। अमीर खुसरो, ताजुद्दीन दहलवी, अबुल फजल रहीम। तो तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था। तो ये रहीम ने किया था। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद जो है रहीम दास जी ने किया था। रहीम दास का मूल नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोरठा, मदनाष्टक, बरबई नायिका भेद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोरठा, मदनाष्टक और बरबई नायिका भेद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीम दास ने क्या किया। संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। 62 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि जो है अकबर के दरबार से संबंधित था। ऐसा कौन सा कवि है जो अकबर के दरबार से संबंधित था। नरहरि, गंग, कुंभनदास, चतुर्भुजदास। तो ऐसा कौन सा कवि है जो अकबर के दरबार से संबंधित था। तो वह जो है गंग कवि है जो अकबर के दरबार से संबंधित था। कवि गंगादास अकबर के दरबार से संबंधित कवि थे। कवि गंग ने गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली नामक कृतियों की रचना की। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के कृपा पात्र थे। टोडरमल, नरहरि महापात्र, बीरबल, तानसेन, पृथ्वीराज तथा रहीमदास अकबर के दरबारी कवि थे। टोडरमल, नरहरि महापात्र, बीरबल, तानसेन, पृथ्वीराज तथा रहीमदास अकबर के दरबारी कवि थे। तो कौन सा कवि जो है अकबर के दरबार से संबंधित था। तो वो गंग कवि थे। और इनकी रचना कौन से है। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली नामक कृतियों की रचना की है। 63 क्वेश्चन है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किसका है। तुलसी का सारा काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किसका है। नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो तुलसी का सारा काव्य क्या है। समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि तुलसी का सारा काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी जी ने तुलसी के संबंध में कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तो प्रश्न यही था कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसी का सारा काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी जी ने तुलसी के संबंध में कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। 64 क्वेश्चन है भूषण का वास्तविक नाम था कृष्णदास, रासबिहारी, गोपीचंद या घनश्याम। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था। भूषण के वास्तविक नाम की बात करें तो ये घनश्याम था। इनका वास्तविक नाम भूषण का वास्तविक नाम क्या था। घनश्याम था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका मूल नाम जो है पतिराम या मनीराम, जबकि गणपति चंद्रगुप्त इनका मूल नाम क्या मानते हैं पतिराम या मनीराम, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। कौन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। और किसने यह नाम दिया। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। और अगर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो इनका मूल नाम पतिराम या मनीराम, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया।
65 क्वेश्चन है, कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? रस रहस्य, भाव विलास, अंग दर्पण, उपयुक्त सभी। तो कौन सी रचना है जो रस विवेचन से संबंधित है? उपयुक्त सभी है, डी सही है। रस रहस्य भी रस विवेचन से संबंधित रचना है, और भाव विलास, अंग दर्पण, ये सभी रचना जो है उपयुक्त सभी रचनाएं रस विवेचन संबंधित है। कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य जो है मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। और देव द्वारा रचित काव्य कृति कौन सी है? भाव विलास में रस एवं नायिका भेद का वर्णन है। रसलीन द्वारा रचित अंग दर्पण में नायिका के अंगों का उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा चमत्कार पूर्ण वर्णन किया। तो कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। देव द्वारा रचित काव्य कृति भाव विलास में रस एवं नायिका भेद का वर्णन है। और रसलीन द्वारा रचित जो है अंग दर्पण में नायिका के अंगों का उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। 66 क्वेश्चन क्या है? बिहारी रीत काव्य की किस कोटि के कवि हैं? बिहारी जो है रीत काव्य के किस कोटि के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो है रीत काव्य के किस कोटि के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध कोटि के कवि हैं बिहारी जो है रीत काव्य के। बिहारी रीत काव्य के रीति सिद्ध कोटि के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसके समस्त दोहों की संख्या जो है 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या जो है 713 मानी है। तो बिहारी रीत काव्य के किस कोटि के कवि हैं? रीति सिद्ध हमने बताया कोटि के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित, इसके समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया? घनानंद बिहारी, केशवदास, पद्माकर। तो किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? तो पद्माकर को जो है कविराज शिरोमणि कहा गया है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। जयपुर नरेश जो है प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि जो है प्रदान की थी। हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन तथा अलीजाह प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माकर की। कौन कौन सी? तो हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण और जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन तथा अलीजाह प्रकाश इनके प्रमुख रचनाएं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। तो किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? तो पद्माकर। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है। ललित लाम ग्रंथ में क्या है? रस विवेचन है, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, नायक नायिका भेद। तो ललित लाम ग्रंथ में अलंकार विवेचन है, भी सही है, अलंकार विवेचन। मतिराम द्वारा रचित जो है ललित ललाम ग्रंथ में अलंकार विवेचन किया गया। और इनकी रचना की बात करें तो फूल मंजरी इनकी रचना है। रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मतिराम की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? फूल मंजरी हो गई, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार और ललित लाम ये सभी रचना जो है मतिराम की रचनाएं हैं, प्रमुख रचना है। मतिराम का प्रथम ग्रंथ की बात करें तो फूल मंजरी है। मतिराम के प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। बच्चन सिंह क्या मानते हैं? रसराज को बच्चन सिंह के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चन सिंह के अनुसार रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है, और मतिराम का अगर उस तरह माने तो प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। और इनकी रचना फूल मंजरी, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार आदि मतिराम के प्रमुख रचनाएं हैं। और ललित ललाम भी इनकी रचना है। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? अलंकार विवेचन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? साहित्य, चित्रकला, संगीत, रंगमंच। तो राजा रवि वर्मा का क्षेत्र जो है चित्रकला है।
चित्रकला क्षेत्र से संबंधित है। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रमुख पात्रों का चित्रण किया है। इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। तो राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? चित्रकला है। चित्रकला क्षेत्र से संबंधित है। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रमुख पात्रों का चित्रण किया। इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1885, 1890, 1900, 1905। तो सी से 1900 जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ था। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। सन 1902 में इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी है और आरंभ हुआ था और यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास तथा 3 में संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं? वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा, वर्षा बिंदु। तो कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं है? तो वर्षा बिंदु जो है ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा ये सभी रचना जो है भारतेंदु की है। वर्षा बिंदु की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वर्षा बिंदु के रचनाकार। वर्षा बिंदु के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बल्कि वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु जी की रचना है। जीर्ण जनपद, आनंद जीर्ण जनपद भी इनकी रचना अगर बात करें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की तो जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी तथा ब्रजचंद पंचक प्रेमघन जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? तो वर्षा बिंदु हो गया, जीर्ण जनपद हो गया, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा, अलौकिक लीला, साहित्य लहरी, लालित्य लहरी तथा ब्रजचंद पंचक प्रेमघन जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएँ लिखते थे। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएँ लिखी थी। प्रेमघन ने विलायत में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में अब्र नाम से कविताएँ लिखते थे। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएँ लिखी थी। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो वर्षा बिंदु सही जवाब था और वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों गुच्छा ये सभी रचना जो है भारतेंदु जी की थी। 72 क्वेश्चन है, कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथूराम शर्मा। तो डी सही है, नाथूराम शर्मा को कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? तो नाथूराम शर्मा को कहा गया कविता कामिनी कांत। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा तथा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व तथा गर्भरंडा रहस्य इनके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत भी कहा जाता है, कविता कामिनी कांत भी कहा गया और नाथूराम शर्मा को। और साहित्य सुधाकर, भारतेंदु प्रज्ञा तथा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से संबोधित किया गया इन्हें। भारतेंदु प्रज्ञा के नाम से तथा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। अनुराग रत्न हो गया शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व तथा गर्भरंडा रहस्य इनके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व तथा गर्भरंडा रहस्य इनके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नाथूराम शर्मा समस्यापूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है, जिसमें इनके द्वारा रचित जो है गर्भरंडा रहस्य क्या है? एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। तो इनके द्वारा रचित जो है गर्भरंडा जो रहस्य है
एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। तो कविता का अमरीकांत किस कवि के लिए कहा गया? तो नाथूराम शर्मा के द्वारा कहा गया, नाथूराम शर्मा को कहा गया है। 73 क्वेश्चन है, कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त कलाधर। तो डी सही है। मैथिली शरण गुप्त कलाधर जो है कवि और उपनाम में मैथिली शरण गुप्त कलाधर विषम संयोजी है। जयशंकर प्रसाद कलाधर, जयशंकर प्रसाद जो है कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता अगर बात करें सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक जो है 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जो है ऋषिकेंद्र, दद्दा इत्यादि उपनाम से कविताएं करते थे। मैथिली शरण गुप्त ऋषिकेंद्र, दद्दा इत्यादि उपनाम से कविताएं करते थे। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि जो है माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। भारतीय लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? तो ये डी है, मैथिली शरण गुप्त कलाधर। अगला क्वेश्चन है 74 की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, परिप्रवास, कामायनी, इनमें से कोई नहीं। तो परिप्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद द्वारा रचित परिप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। परिप्रवास का प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। इसमें भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरियोद द्वारा रचित जो है रसकलश एक रीति ग्रंथ है। रसकलश क्या है? रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। किसने? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। पारिजात, वैदेही वनवास, ऋषिक रहस्य, कल्पलता और बोलचाल, ग्राम गीत, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी रचना है? तो पारिजात है, वैदेही वनवास, ऋषिक रहस्य, कल्पलता, बोलचाल, ग्राम गीत, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे और रसकलश एक रीति ग्रंथ है हरियोद द्वारा रचित। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास भी इनकी रचना है। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किनको जाता है? तो खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक जो है काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किनको जाता है? वियोगी हरि को, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, राम नरेश त्रिपाठी को। तो श्रीधर पाठक को जो है खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है श्रीधर पाठक को जाता है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में जो है प्रथम कविता जो है गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो है एकांतवासी योगी है। तो श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में प्रथम कविता कौन सी है? गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो है एकांतवासी योगी है। तो खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक जो है काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किनको जाता है? श्रीधर पाठक को। और श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, आज्ञेय शमशेर बहादुर सिंह। तो नई कविता के प्रवर्तक जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का आरंभ जो है 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम जो है आज्ञेय का दिया हुआ है। नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम विद्ध, युग्म तथा आदिम एकांत आदि जगदीश गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नाव के पाँव हो गया, शब्ददंश हो गया, हिम विद्ध हो गया, युग्म तथा आदिम एकांत आदि जगदीश गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और नई कविता के प्रवर्तक जो हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है
नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका प्रकाशन से माना है। नई कविता जो है नाम अज्ञेय का नाम दिया हुआ है और नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिंद, युग्म तथा आदिम, एकांत आदि जगदीश गुप्त की प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। 77 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरता पूर्वक पूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना जो है भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या शामधेनी। तो परशुराम की प्रतीक्षा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है। 78 क्वेश्चन है, कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यदेव परिव्राजक, पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर माचवे रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा जो है रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं। रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को दिया जाता है। तो पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं। रेखा चित्र को जो है स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को दिया जाता है। 69 क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, फ्रांसीसी। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो इसमें प्रश्न यही था, कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? तो पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं और इनका पद्म पराग रचना है जो श्रेय पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को दिया जाता है रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का। ठीक है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। 80 क्वेश्चन है कि रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? तो रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? भरत मुनि, रुद्रट, मम्मट, आनंदवर्धन। तो भरत मुनि सही है कि रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को भरत मुनि ने किया था। रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6 एवं 7 अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य भरत मुनि हैं। रुद्रट जो है अलंकारवादी आचार्य हैं और काव्य अलंकार इनका प्रमुख ग्रंथ है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि का विरोध किया है तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं एवं इनका ग्रंथ जो है ध्वन्यालोक है। 81 क्वेश्चन है कि घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? शांत, विभत्स, भयानक या रौद्र। तो घिघी बंध जाना जो है ये किस रस का अनुभव माना जाएगा? भयानक रस का। सी सही है, घिघी बंध जाना भयानक रस का अनुभव माना जाएगा। आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। अनुभवों की संख्या 4 है। पहला नंबर कायिक अनुभव, सात्विक, मानसिक, वाचिक और आहार, ये सभी अनुभव हैं, 4 अनुभव हैं। तो घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? तो ये भयानक रस का। 82 क्वेश्चन है कि दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? शोपेनहावर, लोंजाइनस, प्लेटो, टी.एस. एलियट। तो दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? तो शोपेनहावर ने दुखवाद को माध्यम बनाया। शोपेनहावर कांट के विचारों से प्रभावित थे और यह स्वीकार करते थे कि परम सत्ता का ज्ञान बुद्धि से संभव नहीं, उसे नैतिक क्रियाओं या भावनाओं से समझा जा सकता है। और वे यह मानते थे कि मनुष्य इच्छा का दास है, संसार इच्छा का ही परिणाम है, अतः सांसारिक जीवन दुखद है। बुद्धि इच्छा की दासी है, अतः उसे शांति नहीं मिल सकती। बुद्धि विज्ञान की उन्नति में सहायक हो सकती है पर शांति प्रदान नहीं करती।
83 क्वेश्चन है, छह किसकी कहानी है? दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? शापेनहावर। सही है। छह किसकी कहानी है? तो मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शिवरानी, प्रेमचंद्र या कृष्णा शोभती। तो छह जो है किसकी कहानी है? तो इसका सही जवाब भी है छह जो है मन्नू भंडारी की कहानी है। छह किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की कहानी है। छह जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी। मैं हार गई, यही सच है, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर तथा त्रिशंकु मन्नू भंडारी द्वारा रचित प्रमुख कहानी संग्रह है और छह भी इनकी रचना है। तो मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर तथा त्रिशंकु मन्नू भंडारी द्वारा रचित प्रमुख कहानी संग्रह है। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम, डैफोडिल, जल रहे हैं आदि जो है मृदुला गर्ग की जो है कौमुदी, शिवरानी देवी तथा बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की प्रमुख कहानियाँ हैं। तो कितनी कितनी कैदें किसका है? कितनी कितनी कैदें मृदुला गर्ग की रचना है। कितनी कितनी कैदें, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम और डैफोडिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग की कहानी है। कौमुदी जो है शिवरानी देवी, कौमुदी किसकी है? शिवरानी देवी तथा बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की प्रमुख कहानी है। छह कहानी जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। 84 क्वेश्चन है कि किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया? किस पत्रिका को जो है पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया? हंस को, शारिका को, सरस्वती को, धर्मयुग को। तो किस पत्रिका को जो है पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है? हंस को। सही जवाब जो है हंस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया। मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में बनारस में से हुआ। शारिका के संपादक कौन थे? तो कमलेश्वर थे। यह पूर्णतः कहानी विधा संबंध पत्रिका थी शारिका। और सरस्वती पत्रिका का खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। धर्मयुग के संपादक जो है धर्मवीर भारती थे। तो किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है? तो हंस पत्रिका को मील का पत्थर माना गया। और मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में इसका प्रकाशन जो है 1930 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में बनारस से हुआ। और शारिका के संपादक कमलेश्वर थे। यह पूर्णतः कहानी विधा संबंध पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका का खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे। 85 क्वेश्चन है कि अनुभूति योग का अर्थ है मनोविकारों का परिष्कार, स्वार्थ भाव से मुक्ति, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना, प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित करना। तो 85 अनुभूति योग का अर्थ क्या है? तो ये अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। अनुभूति योग का अर्थ है कि अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं है, यही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। 86 क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? विधायक ग्राहक, कवि पाठक, प्राथमिक विशिष्ट, मूर्त अमूर्त। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? तो पहला नंबर है ए सही है, विधायक और ग्राहक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के दो भेद विधायक और ग्राहक माना। वे कहते हैं कि कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना है। 87 क्वेश्चन है उदात्तवाद किनका है? लोंजाइनस, क्रोचेट या सिलियट, जामपाल सात्र। तो उदात्तवाद किनका है? तो उदात्तवाद जो है लोंजाइनस का है। लोंजाइनस। तो उदात्तवाद सिद्धांत जो है लोंजाइनस का है। इनके ग्रंथ का नाम पेरिहुप्सुस है। यह मूलतः भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोंजाइनस ने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। इन्होंने उदात्त को परिभाषित करते हुए कहा कि उदात्त जो है अभिव्यंजना का अनिवर्चनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। तो उदात्तवाद किनका है? तो लोंजाइनस का है। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, प्रभाकर श्रोत्रिय, सत्यप्रकाश मिश्र। तो माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका के संपादक की बात करें तो ये सत्यप्रकाश मिश्र हैं।
सत्य प्रकाश मिश्र जो है माध्यम पत्रिका के संपादक हैं। माध्यम पत्रिका के संपादक सत्य प्रकाश मिश्र हैं। इसका प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ। इसका संपादन जो है, इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ। पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका के रूप में 1974 ईस्वी में भोपाल से प्रकाशित होती थी। पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका के रूप में 1974 ईस्वी में भोपाल से प्रकाशित होती थी। और माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र। 89 क्वेश्चन है, प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, हिंदी शब्दानुशासन, भाषा चंद्रोदय। तो बी सही है, सिद्धांत कौमुदी जो है। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो प्रौढ़ मनोरमा जो है सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत व्याकरण ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी की टीका है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित ने इसी ग्रंथ पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा शीर्षक से टीका लिखी। अष्टाध्यायी पढ़ने की पुस्तक है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो है किशोरीदास वाजपेयी हैं। तथा भाषा चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की पुस्तक है। अगर बात करें प्रौढ़ मनोरमा प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी की टीका है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित ने इसी ग्रंथ पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा शीर्षक से टीका लिखी। अष्टाध्यायी पढ़ने की पुस्तक है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। तथा भाषा चंद्रोदय जो है कृष्ण मिश्र की पुस्तक है। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है तार सप्तक में कवि नहीं है। तार सप्तक के कवि नहीं है केदारनाथ अग्रवाल। कह रहा है तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। बल्कि तार सप्तक के कवि कौन है? मुक्तिबोध हैं। और भारत भूषण अग्रवाल भी तार सप्तक के कवि हैं। रामविलास शर्मा भी तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला नंबर तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक जो है 1969 ईस्वी। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। 91 क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा शोभती की कृति कौन सी है? तो समय सरगम, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा शोभती की कृति कौन सी है? जिंदगी नामा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा शोभती की कृति है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा शोभती की कृति जिंदगी नामा है। इन्हें यह पुरस्कार 1980 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह उपन्यास विधा की रचना है। समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा शोभती को 2007 ईस्वी का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा शोभती को 2007 में क्या प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जिंदगी नामा पर प्राप्त हुआ था। इन्हें पुरस्कार जो है 1980 में प्राप्त हुआ था। 92 क्वेश्चन है कि चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला है? चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, या साहित्य अकादमी सम्मान, यश भारती सम्मान। तो ये सही है, व्यास सम्मान जो है चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को मिला था। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को 2005 ईस्वी का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अर्थांतर और अंतिम लक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ बितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य इनकी रचना है। बाकी सब खैरियत है, बाकी सब खैरियत है भैया। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, ऐलान गली जिंदा है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ बितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। और कथा सतीसर भी इनकी रचना है। ठीक है, ये चंद्रकांता जी के उपन्यास है कथा सतीसर और इन्हें व्यास सम्मान मिला था। और कथा सतीसर हो गया, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य हो गया, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ बितस्ता बहती, अपने अपने कोणार्क इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास।
93 क्वेश्चन है सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी। 2006 सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी। निराला, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा सन 2006 में प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की जन्मशती थी। महादेवी वर्मा का जन्म 1906 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा, दीपशिखा तथा सप्तपर्णा इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी। महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है 94 कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। इस संस्था की स्थापना जो है 1910 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुई और इसके प्रथम सभापति कौन थे। मदन मोहन मालवीय थे। तो कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक। इस संस्था की स्थापना 1910 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुई। इसके प्रथम सभापति जो है मदन मोहन मालवीय थे। चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या जगत, माया, आत्मा, परमात्मा। तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष ये चतुर्वर्ग का तात्पर्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से है। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है। गीता है, महाभारत, गाथा सप्तशती, भागवत पुराण। तो इसका सही जवाब क्या है। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है। भागवत पुराण है। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार भागवत पुराण है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। तो सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है। तो भागवत पुराण। निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी। नंददास, कृष्णदास, छेदस्वामी, परमानंद दास। ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी मातृभाषा गुजराती थी। कृष्णदास की भाषा जो है अष्टछापी कवि कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती थी। कृष्णदास का जन्म चिलोतरा गुजरात में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। कृष्णदास कुणबी जाति के थे और जुगल, मानचरित्र, भ्रमरगीत तथा प्रेम तत्व निरूपण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कृष्णदास के जुगल मानचित्र हो गया, जुगल मानचरित्र हैं और भ्रमरगीत तथा प्रेम तत्व निरूपण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके। कृष्णदास की रचना है। और इनका जन्म जो है चिलोतरा गुजरात में हुआ था। इनके गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य थे और कृष्णदास कुणबी जाति के थे और जुगल, मानचरित्र, भ्रमरगीत तथा प्रेम तत्व निरूपण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सच्चाई 58 क्वेश्चन है कि सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है। भगवत साक्षात्कार, विवेक, ज्ञान, अज्ञान। तो ज्ञान होता है। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है ज्ञान का उद्गम होता है। 99 क्वेश्चन है कि विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला है। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला भविष्यवाणी करना है, अंदाज़ा लगाना है, सच्चाई से मुंह मोड़ना है, आपे से बाहर होना है। तो ऐसा ही भविष्यवाणी करना है कि विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला भविष्यवाणी करना है। 100वां क्वेश्चन है किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो उसे कहते हैं अवैज्ञानिकता, कल्पना, सैद्धांतिकता, अप्रामाणिकता। तो किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो उसे कहते हैं कल्पना। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण
ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो उसे कल्पना कहते हैं। किसी भी जो है विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो उसे क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। सही जवाब है कल्पना।